हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 की, जिसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में DPSP कहते हैं। अगर मैं बात करूं इनके आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक इसमें बात की गई है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसमें बात की गई है। अगर मैं बात करूँ ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अब इसका मेन कारण क्या है कि इसको ऐड क्यों गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो, मेन क्या कारण होता है कि एक राज्य को अपने नागरिकों के लिए क्या क्या कर्तव्य निभाने चाहिए या क्या क्या काम करने चाहिए, वो सभी इसमें बताए गए हैं। तो एक राज्य को क्या करना चाहिए वो सब इसमें बताया गया है। तो इसीलिए इसका जो एम होता है, टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, कि एक ऐसी स्टेट बनाना जिसको पूरी तरीके से जो नागरिकों के हित में जो कर्तव्य हैं वो सभी चीजें निभानी चाहिए। अब बात करते हैं इसके आर्टिकल से। तो आर्टिकल नंबर 36 बताता है कि भाई कि जो DPSP की जो डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए, कि ये वो राज्य कर्तव्य हैं जो अपने स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए निभानी चाहिए। उस डेफिनेशन को इसमें बताया गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 37 में। तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार दिया गया है कि भाई अगर कुछ भी इसमें अमेंडमेंट करनी है तो वो कर सकते हैं। तो वो आर्टिकल नंबर 37 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 38 में क्या बताया गया है, तो दो बातें कही हैं कि एक ऐसी ड्यूटी है कि स्टेट अगर वेलफेयर प्रोग्राम चलाता है अपने सिटीजन्स के लिए तो वो ड्यूटी स्टेट की है। दूसरी ड्यूटी क्या है कि कम से कम इनइक्वालिटीज करनी चाहिए इनकम के बीच में, कि जो असमानताएं हैं उनको कम करने का काम भी किसका है, स्टेट का है। कि वो सोचे कि भाई कम से कम जो है, जो इनकम में इनइक्वालिटीज है उसको कम किया जाए। तो ये आर्टिकल नंबर 38 में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39 में। तो 39 में बताया गया है कि शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दैट शुड बी इक्वल फॉर बोथ और मेल एंड फीमेल। तो इसमें क्या बताया है कि भाई इक्वल पे करना है सभी काम का, और साथ में ये भी समानताएं रखनी है कि मेल फीमेल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि भाई मेल है तो उसको ज्यादा सैलरी दे दी जाए या फीमेल है तो इसको ज्यादा सैलरी नहीं। हर एक काम के लिए अगर कोई व्यक्ति इक्वल काम कर रहा है तो उसको इक्वल पे किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 39 में बताया, ये ड्यूटी है। इसके अलावा जो हेल्थ और कैपेबिलिटीज है एम्प्लॉयज की, वो भी मेंटेन रखने का काम किसका है, स्टेट का है। तो ये आर्टिकल नंबर 39 में बताया गया है। 39 के बाद आता है आर्टिकल नंबर 40। तो 40 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर स्टेट में एक पंचायत होनी चाहिए। ये किस में बताया गया, आर्टिकल नंबर 40 में बताया। तो ये प्रोविजन बनाया गया है कि प्रत्येक राज्य में पंचायत का प्रावधान होना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 40 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 41 में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 41 में तीन बातें कही गई हैं कि भाई सभी को काम पाने का अधिकार है, सभी को इंश्योरेंस मिलनी चाहिए ओल्ड एज में, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति को अगर काम नहीं मिल रहा तो उसको बेरोजगारी जो भत्ता है वो भी पाने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल नंबर 41 में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 42 में बताया गया है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क। देखो क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए वो भी कौन डिसाइड करता है, वो भी स्टेट डिसाइड करता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को 16-16 घंटे काम कराया जाए जो ह्यूमन कंडीशन में नहीं आता। एक व्यक्ति को 8 से 10 घंटे काम कराकर वो थक जाता है, जिसके हिसाब से ह्यूमन कंडीशन कहती है। तो इसी हिसाब से आर्टिकल नंबर 42 में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को कितनी देर तक, कितने समय में और कहाँ किस तरीके से काम करना चाहिए और कितने घंटे काम करना चाहिए एक दिन के अंदर। तो वो सब चीजें किस में बताई गई है, आर्टिकल नंबर 42 में बताई गई है। अब आता है आर्टिकल नंबर 43। इसमें क्या है कि मिनिमम वेजेस फॉर वर्क, कि कम से कम जो आय है, न्यूनतम आय है, वो मजदूरी जो है, न्यूनतम मजदूरी वो
वर्कर को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप न्यूनतम से भी कम दे रहे हैं सैलरी और व्यक्ति अपनी मजबूरी में काम कर रहा है। ये डिसाइड कौन करता है? स्टेट डिसाइड करती है कि कितनी वेजेस जो होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए। तो उतनी वेजेस सभी को मिलनी चाहिए, ये बताता है आर्टिकल नंबर 43। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 44 जो इम्पोर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि हर स्टेट का अपना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है कि प्रत्येक धर्म के लोगों को एक जैसा न्याय देना चाहिए। ठीक है, इसलिए देखा होगा ना कि लॉ भी क्या है, एक हिंदू लॉ बना हुआ है, एक मुस्लिम लॉ बना हुआ है। ठीक है, इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। क्या अगर भाई मैं लॉ अलग से हिंदू बना दूं और मुस्लिम्स के लिए अलग बना दूं, इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मगर जो समान नागरिक संहिता का जो लॉ है उसको अप्लाई किया जाना आसान है। तो इसलिए ये पहला है अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें जो नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति या किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, तो उसको समान अधिकार मिलता है। तो ये डिसाइड कौन करता है? आर्टिकल नंबर 44 डिसाइड करता है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 45 में। तो आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है भाई? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये हमने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा था और ये डीपीएसपी में भी दिया गया है। तो स्टेट ये निर्धारित करता है कि जो एजुकेशन है 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को, उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको एजुकेशन नहीं देकर काम पे लगा दिया गया है, वो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री और कंपलसरी जरूर मिलनी चाहिए। ये डिसाइड कौन करता है? स्टेट करता है, और डीपीएसपी में ये चीज लिखी गई है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 46 क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ एससी एसटी वाले व्यक्तियों का डेवलपमेंट होना जरूरी है, आर्टिकल नंबर 46 में बताया गया। आर्टिकल नंबर 47 में क्या बताया कि देखो कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पर कुछ खाना और कुछ लिक्विड आइटम्स बैन है, जैसे गुजरात और बिहार में शराब बैन है, क्योंकि कुछ ऐसी नुकसान करती हैं व्यक्तियों के शरीर में और फिर भी वो कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, स्टेट ये निर्धारित कर देती है डीपीएसपी के थ्रू कि ये जो फूड आइटम्स है ये गलत है, इसको बैन कर दिया जाए। तो ये सब किस में बताया गया है? डीपीएसपी में बताया गया है। आगे आर्टिकल नंबर 47A देखो, 47A इसलिए बताया गया कि ये भी जरूरी है कि जो व्यक्ति क्या करते हैं कि जैसे पशु को सेक्रीफाइस करते हैं या कोई डोमेस्टिक एनिमल को सेक्रीफाइस करके उसका हत्या मतलब हत्या कर देते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। कि गलत करते हैं कि अगर किसी पशु को मारना वो गलत है, तो अगर कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स को या काऊ को पाता मिलता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और ये एक्शंस किस में लिखा गया है? हमारे डीपीएसपी में लिखा गया है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 48 बताता है भाई कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का डेवलपमेंट करना, आर्टिकल 48 में बताया गया है। इसके साथ आर्टिकल नंबर 48A भी इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट करना चाहिए, जो तो इसलिए डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट भी किस में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 48A में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 49 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ है आर्टिकल। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मोन्यूमेंट्स। हमें क्या करना चाहिए? अपने मोन्यूमेंट्स की जो प्रोटेक्शन है वो भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका हम अगेंस्ट चले जाएं, मगर उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। वो हमारी देश की वैल्यूबल आइटम्स हैं। तो ये सब चीजें हमें बताना चाहिए कि ये सब चीजें किस में बताई गई है? आर्टिकल नंबर 49 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 50 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है? ये जुडिशरी है। ठीक है, जुडिशरी है, जुडिशरी है। तो इसमें क्या बताया गया है? यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो जुडिशरी है वो सेपरेट है। किससे? एग्जीक्यूटिव से। जो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग अपना कार्य करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कार्यपालिका का काम में न्यायपालिका का दखल दे दे और न्यायपालिका के काम में कार्यपालिका दखल दे। तो दोनों के अलग अलग काम है। हाँ, अगर कोई भी मनमुटाव होता है तो फिर आगे जाकर क्या करता है? जुडिशरी उस पर डिसीजन ले सकता है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 51 में कि हमारा मेन कार्य क्या है? कि मेंटेन करना इंटरनल और एक्सटर्नल पीस। तो ये भी स्टेट डिसाइड करता है भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल पीस। तो इसलिए कहते हैं कि डीपीएसपी इसलिए बताया गया है, इसमें बताया गया है आर्टिकल नंबर 59 में कि हमें इंटरनल और एक्सटर्नल पीस भी बनाकर रखना जरूरी है। ठीक है, ये तो वो सभी
आर्टिकल से जो इंक्लूड है, मगर कुछ ऐसे आर्टिकल है जो डीपीएसपी में होने चाहिए थे मगर वो हो नहीं पाए। तो इसलिए कौन से आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल नंबर 335, ठीक है। ये आर्टिकल क्या कहता है कि भाई स्टेट टू गिव द रिजर्वेशन, ये आर्टिकल के बारे में जो बात की गई है, ये 16 और पार्ट नंबर 4 में डिसाइड किया गया है, ये फंडामेंटल राइट्स में बताया गया है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये आर्टिकल नंबर 335 भी बनाया गया है जो हमारे पार्ट नंबर 16 में है, कि इसके तहत क्या होना चाहिए, स्पेशल प्रोविजन मिलना चाहिए स्पेशल कैटेगरी वाले व्यक्तियों को। मगर इसको कहां से बाहर किया गया है, डीपीएसपी से बाहर कर दिया गया पार्ट नंबर 4 में, क्योंकि इसके अगेंस्ट अगर ये डीपीएसपी में अगर रख दिया गया तो इसके अगेंस्ट क्या है, कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता। सभी में पहले बताया था मैंने, फंडामेंटल राइट्स में ये बताया गया था कि अगर डीपीएसपी छीने गए हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, मगर फंडामेंटल राइट छीने गए हैं तो कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए जो रिजर्वेशन है ये किस में रखा गया, फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है, और पार्ट नंबर 16 में इसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 350 को कहां पे रखा गया है, पार्ट नंबर 17 में रखा गया, पार्ट नंबर 4 में नहीं रखा गया, कि प्राइमरी एजुकेशन किस में होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में होनी जरूर चाहिए, ठीक है। पार्ट नंबर 17 में इसके बारे में बात की है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अंदर ये सब चीजें इंक्लूड की गई है। तो ये ध्यान रखना कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लोकल लैंग्वेज में होनी जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 35 के बारे में। तो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है उसका भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसको भी कहाँ पे रखा गया है, पार्ट नंबर 17 में रखा गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरीके से हमारे जो डीपीएसपी हैं, जो आर्टिकल्स थे 36 से लेकर 51 तक, वो खत्म होते हैं। इनमें ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ लेना, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, तो फंडामेंटल राइट से बनता है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनता है। तो ये जरूरी है कि आप ये सभी आर्टिकल्स देखो, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको इसमें बता दिए कि कौन से आर्टिकल का क्या काम है, किस तरीके से काम किया जाता है। और जो लास्ट में मैंने बताए आर्टिकल 46, 47, 48, 49 और 51, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सब आर्टिकल्स आप कर लेना, और साथ में जो आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए थे मगर वो हो नहीं पाए, जिसका कारण क्या था कि कोर्ट में कभी भी हम क्या कर जाकर डीपीएसपी छीनने के बाद कुछ कार्य नहीं कर सकते। जब हम फंडामेंटल छीने जाते हैं तो क्या करते हैं, रिट्स जारी करवा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। मगर ऐसा डीपीएसपी में नहीं होता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं होता। इसीलिए हमने कुछ आर्टिकल्स को यहाँ से हटाकर किसी और जगह पर रख दिया। तो इस तरीके से ये हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। छोटा सा पार्ट है, 15-20 मिनट की वीडियो है, जिसमें आपको नॉलेज सब चीजें मिल रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से देखेंगे और सब चीजें करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलिए मत।